हॉन्टेड टेल्स में आए तो आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कहानी हमजाद का 5वां भाग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं कुर्सी पर बैठा सोचता रहा, क्या मुझे रेशमा से शादी करनी चाहिए? क्या सच में वो मेरे लिए बनी है? लेकिन शादी, ये तो जिंदगी का बड़ा फैसला था। मैं सोचता गया, क्या पता रेशमा से शादी करने के बाद मेरी किस्मत ही बदल जाए। शायद वो ही मेरी तकदीर में लिखी हो। कितने ही ख्याल मन में घूमने लगे। मैं उठा, पानी पिया और दीवार की तरफ देखने लगा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। रात का सन्नाटा था, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। दिमाग में उलझने और दिल में तूफान। आखिर मैंने तय किया कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, अपने दोस्त असलम से। असलम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो सीधा साधा मगर बहुत समझदार इंसान था। अगले ही दिन मैंने उसे घर बुला लिया। जब असलम आया तो वो हमेशा की तरह हंसते हुए बोला, कहो रहीम, आज किस बात ने परेशान रखा है तुम्हें? मैंने हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। रेशमा की बात, उसका प्रस्ताव और मेरे मन की उलझने। असलम कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने चाय का घूंट लेते हुए कहा, रहीम, मैं तुम्हें एक बात कहूं? कहो। ये बताओ, रेशमा जैसी लड़की जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। उसने तुमसे साफ साफ बात कही है। कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावा नहीं। और देखो, तुम भी अब अकेलेपन से थक चुके हो। मैं उसकी बात सुन रहा था, मगर अंदर कहीं झिझक बाकी थी। असलम आगे बोला, रहीम, कई बार खुशियां दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि खोलें या नहीं। रेशमा शायद तुम्हारी खुशकिस्मती बनकर आई है। तुम उससे शादी कर लो, कम से कम कोशिश तो करो, क्या पता जिंदगी बदल जाए। मैंने असलम की ओर देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी। वो सही कह रहा था। शायद मैं बहुत देर से सोच रहा था। असलम मुस्कुराया और बोला, चलो अब ज्यादा सोचो मत, अभी चलो रेशमा के घर, उसकी खाला से बात करते हैं। साफ साफ कह दो कि तुम शादी करना चाहते हो, जो होगा सामने आ जाएगा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है असलम, चलो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। हम दोनों साथ निकले, मैं और असलम। रास्ते में मैं बस यही सोचते रहे कि अगर रेशमा हाँ कह दे तो मैं उससे निकाह कर लूंगा। शाम का वक्त था, आसमान में हल्की धूप बची थी। हम दोनों रेशमा के घर पहुंचे। दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने रेशमा की खाला खड़ी थी, एक उम्रदराज औरत, चेहरे पर सख्ती भी और अपनापन भी। मैंने झुककर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम खाला। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, बोली, वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैंने जवाब दिया, मैं रहीम। रेशमा ने शायद मेरा जिक्र किया होगा। खाला ने सिर हिलाया, अच्छा अच्छा, अंदर आओ बेटा। रेशमा तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। मैं और असलम अंदर गए। कमरा सादा था पर साफ सुथरा, और कोने में पानी का गिलास रखा था। खाला ने हमें बैठाया, बोली, कहो रहीम बेटा, क्या बात है? मैंने कुछ पल सांस ली, फिर बोला, खाला, मैं सीधी बात कहता हूं, मैं रेशमा से शादी करना चाहता हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। खाला ने मुझे गहराई से देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, रहीम बेटा, क्या रेशमा ने तुम्हें बताया नहीं? मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या? वो बोली, मैं चाहती हूं कि रेशमा की शादी काशिफ से हो। काशिफ उसे शुरू से चाहता था, लेकिन तब रेशमा शादीशुदा हो चुकी थी, इसलिए वो चुप रहा। अब रेशमा का शौहर मर गया है, अब वो फिर से रेशमा के बारे में सोचने लगा है। मैं सुनता रहा, पर दिल के अंदर कुछ टूटने लगा था। खाला बोली, अगर उसे पता चला कि रेशमा ने किसी और से शादी कर ली है तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो गुस्से वाला आदमी है और तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देगा। वो मेरी आंखों में देखती रहीं। अब बताओ रहीम, क्या तुम अपने इरादे पर कायम हो? क्या तुम रेशमा से शादी करने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए कि काशिफ तुम्हें परेशान करेगा? मेरा दिल धड़क रहा था। असलम मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब बोलो, यही वक्त है। मैंने धीरे से सिर उठाया और ठहर कर कहा, खाला, मैं किसी से नहीं डरता।
जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं रेशमा से शादी करूंगा। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मेरे अंदर जैसे कोई डर नहीं रहा था, बस एक भरोसा था, रेशमा पर और अपने फैसले पर। रेशमा की खाला से बात करने के बाद सब कुछ जैसे बदलने लगा था। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं था। मैंने साफ साफ कह दिया था, मैं रेशमा से शादी करूंगा। उस दिन के बाद से मानो सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। असलम ने भी कहा, भाई अब देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके तारीख पक्की करा लो। रेशमा की खाला ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है रहीम बेटा, अगर तुम अपने इरादे पर पक्के हो तो मैं इनकार नहीं करूंगी। तुम्हारा निकाह अगले जुमे को होगा। अल्लाह सब कुछ अच्छे से करे। मेरे कानों में ये शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने मुझे नई जिंदगी दे दी हो। मैं अंदर तक हिल गया था, खुशी से, उम्मीद से। अगले जुमे की तारीख तय हो गई थी। घर लौटकर असलम ने तो जैसे पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया। रहीम तू आराम कर, मैं शादी के सारे इंतजाम देख लूंगा। वो बोला, वलीमे की जिम्मेदारी मेरी। और अगले ही दिन काम में जुट गया और मैं बस मुस्कुराता रहा। दिन गुजरते गए। निकाह से एक दिन पहले मैं अपने घर पर अकेला बैठा था। मौसम ठंडा था, हवा में हल्की नमी थी। मैं सोच रहा था, कल का दिन कैसा होगा। जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। इतने में ठक 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैं उठा और बाहर गया। गेट खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा चौड़े कंधों वाला आदमी खड़ा था। चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा भरा हुआ। मैंने पूछा, कौन है आप? वो बोला, मैं काशिफ हूं। तुम ही रहीम हो ना? मैंने सिर हिलाया। हां, मैं रहीम हूं। कुछ काम था? वो एक कदम आगे बढ़ा और गरज कर बोला, सुना है तू रेशमा से शादी कर रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया, हां, मैं रेशमा से शादी करने वाला हूं। बस इतना सुनना था कि उसने बिना कुछ कहे सीधे मेरे मुंह पर जोर से घूंसा मारा। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक पल में सब धुंधला हो गया और मैं जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके बाद तो जैसे तूफान टूट पड़ा। काशिफ लगातार मुझ पर हमला करता रहा। हर एक वार में उसकी जलन, उसका गुस्सा झलक रहा था। मैं कोशिश करता रहा संभलने की, पर शरीर जवाब दे चुका था। सिर चकरा गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। बाहों पर पट्टियां, मुंह पर हल्की सूजन, सिर में दर्द। सामने असलम बैठा था, आंखों में चिंता थी। कैसे लग रहा है भाई? उसने पूछा। मैंने बमुश्किल होंठ हिलाए। बेहतर हूं। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। रेशमा अंदर आई। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो रहीम। मैं उसे देखता रहा। रेशमा की खाला भी साथ आई और वो मुझसे बोली, मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें रहीम बेटा, काशिफ ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने जो किया वो देख लिया ना तुमने, अब भी वक्त है पीछे हट जाओ। मैंने गहरी सांस ली। शरीर अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन दिल में अब डर नहीं था। मैंने सीधा बैठने की कोशिश की और कहा, खाला, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं उसे मारने के लिए नहीं निकला था। वो आया और उसने अचानक मुझ पर हमला किया। मैं जानता भी नहीं था कि वो कौन है, लेकिन अब मैं उसे देख चुका हूं। मेरी आवाज में ठहराव था। मैंने कहा, अब वो मुझे हाथ नहीं लगा सकेगा और मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटूंगा। रेशमा से शादी अब मेरी चाह नहीं, मेरी जिद है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। असलम ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बस यही जज्बा चाहिए था भाई। उस रात असलम मुझे घर ले गया। मैं अब भी कमजोर था। चलना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर दर्द उठता था, पर दिल में एक ही बात गूंज रही थी, कल मेरा निकाह है। सुबह हुई तो हवा में अजीब सी ताजगी थी और मैं मुस्कुराया। ऊपर वाले का करम था। मैं चलने फिरने लगा था। मैंने कहा,
आज मेरा दिन है। असलम ने सब इंतजाम कर लिया था। मौलवी साहब को बुला लिया गया। गवाहों का बंदोबस्त, मिठाइयां, सजावट, सब कुछ तय था। शाम के वक्त मैं असलम के साथ रेशमा के घर पहुंचा। दिल तेजी से धड़क रहा था। रेशमा की खाला दरवाजे पर ही मिली। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में न जाने क्या था। वो बोली, अल्लाह सब कुछ अच्छा करे बेटा। घर के अंदर सब कुछ सादा लेकिन खूबसूरत था। मैंने चुपचाप आसमान की ओर देखा। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, खुदा अब सब ठीक कर देना। मौलवी साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछा, रहीम, क्या तुम रेशमा बिनते फरीदा से निकाह कबूल करते हो? मेरे होंठ कांप रहे थे पर आवाज मजबूत थी, कबूल है। फिर ऐसे ही मेरा निकाह हो गया था। कमरा तालियों और दुआओं से गूंज उठा। रेशमा की आंखों में चमक थी। रेशमा की खाला ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। काशिफ का डर, उसका हमला, मैंने सोचा सब अब पीछे छूट चुका था। अब बस मैं था, रेशमा थी और हमारे बीच वो लफ्ज जो दुनिया की हर दीवार से मजबूत था, निकाह। मैं सोच रहा था कि काशिफ हमारी निकाह में कुछ परेशानी डालेगा, रोड़े अटकाएगा, कुछ तो करेगा ही, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। वो मौन रहा। निकाह की रस्में हुईं, लोग आ बसे, दुआएं हुईं और फिर रेशमा अब मेरी बीवी बन चुकी थी। रेशमा को विदा करते वक्त उसकी खाला ने मुझे देखा और कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है रहीम, उसका ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन जब हमने विदाई ली, मुझे किसी जंग जीतने जैसा सुकून था और एक साथ जाम की तरह जिम्मेदारियां भी कंधों पर आ गई थीं। एक तो रेशमा की हिफाजत और दूसरी अपनी जद्दोजहद का सामना करना। पर अब मेरे साथ एक साथी थी और मेरे अंदर किसी तरह की हिम्मत फिर से लौट आई थी। घर लेकर आने के बाद मैं उसे अपने कमरे में लेकर गया। रेशमा घूंघट आधा ऊपर करके बैठी थी। उसे मैंने नजदीक से पहली बार इस तरह देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, होठों की नरम नरम हंसी, अब वो मेरी पत्नी थी और मैं ढेर सारी आशाओं से भरा हुआ था। मैं उसके पास बैठा और धीरे से बोला, रेशमा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वो हैरान सी हुई, मेरी तरफ देखकर बोली, किस बात की माफी रहीम? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमको शादी की पहली रात में सब कुछ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें हर खुशी मैं अभी नहीं दे सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। नहीं रहीम, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुमकिन नहीं कि मैं उसे भुला दूं। तुमने मुझसे शादी की, मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और ये सब मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन कभी कभार वो मुझसे दूर खड़ी हो जाती, किसी बहाने से अपना सर पकड़ लेती, किसी दर्द का जिक्र कर देती। मुझे ये सब अजीब लगता था, क्योंकि कभी कभी उसकी तारीफों से मेरा दिल भर आता और वो फिर भी मुझसे कुछ दूरी बना लेती थी। मैंने सोचा शायद वो थक जाती है, कभी बुखार आता होगा या मेहनत का असर होगा। दिन बीतते गए। एक शाम उसने मुझसे अचानक एक अजीब सा सवाल पूछा। हम दोनों चाय की प्याली में हाथ डालकर बैठे थे। माहौल गुनगुना था, लेकिन रेशमा की आवाज में एक छुपी हुई जिज्ञासा थी। रहीम, उसने कहा, तुम्हारे बाबा के पास ऐसी क्या चीज थी जो वे इतने मालदार बने? लोग तो कहते हैं कि उन्होंने किसी तरह की चीज पाई थी, कुछ अजीब, जिससे उनका कद बढ़ा। क्या तुम्हें उस चीज के बारे में कुछ पता है? मैं उसके सवाल पर थोड़ी देर चुप रहा। मेरे दिल में अजीब सा संकोच था। मैंने कहा, लोग कुछ भी कहते हैं, पर असलियत अलग हो सकती है। रेशमा ने आंखों में सच्चाई की चमक लिए पूछा, सच सच बताओ, क्या उनके पास वो कोई नुस्खा या किताब थी, कोई ऐसा तरीका जिससे कोई हमजाद काबू में की जाती हो? क्या तुम जानते हो, उसकी बातों में जो ताकत थी वो सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, कुछ और भी था, शायद एक तरह की जरूरत। मैंने रेशमा से कहा, लोग कहते हैं कि एक नाम हमजाद भी लिया जाता था, पर मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे पूरी तरह नहीं मालूम। जो बातें मेरे कानों में आईं वो किस्से थे। मेरे पिता अपने आप में रहे, कुछ रहस्य लिए चले गए। मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सच्चाई भी मैंने अधूरी दी। मैंने कोशिश की बात बदलने की, पर रेशमा रुकी नहीं। वो बोली, क्या तुम वो नुस्खा जानते हो?
क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें लिखा हो कि कैसे हमजाद को काबू में रखा जाता है? उसकी आंखें मेरी तरफ तनी हुई थीं। सीधे शब्दों में उसने पूछा, क्या मेरे पास वो किताब है? मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, नहीं, ऐसी कोई किताब मेरे पास नहीं है। उस रात में कुछ बेचैन रहा। रेशमा के चेहरे पर जो लालच मैंने देखा था, उसने मेरे भीतर कुछ पुरानी यादें उभार दीं। मेरे पिता के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि उनके पास कोई रहस्यमयी चीज थी, कोई किताब, कोई असर, कोई ताबीज। मैं बचपन में सुनता रहा, पर मैंने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने अपनी अलमारी में रखी वो किताब निकाली, जिसे मैंने पहले कहीं छिपा कर रखा था। मैं सोच ही रहा था कि उसे दिखाऊं या नहीं, तभी किसी तरह ख्याल आया, ऐसी चीजें जोखिम भरी होती हैं और बिना वजह किसी को देना ठीक नहीं। रेशमा की जिज्ञासा में सच्चाई हो सकती थी, पर मैं उसे अभी उस किताब तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। वजहें कई थी। वो किताब मुश्किलों की वजह बन सकती थी। लोग उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे, और सच तो ये था कि मैं उसे सुरक्षित रखना चाहता था। मैंने फैसला किया, मैं उस किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख दूंगा, ऐसी जगह जहां कोई उसे ढूंढ न सके। और मैंने ये तय किया कि किसी भी हालत में रेशमा की सुरक्षा से समझौता नहीं करूंगा, और ना ही उस किताब से, जो मेरे परिवार की विरासत तो थी पर परेशानी भी दे सकती थी। पर मेरी सोच साफ थी, ये खतरनाक चीज किसी की भी समझ से परे हो सकती थी। मैंने उस किताब को अच्छी तरह छिपाकर रखने का निर्णय लिया। मैंने सोचा, जब समय ठीक होगा और जब मुझे पूरा भरोसा होगा कि ये चीज किसी विनाश का कारण नहीं बनेगी, तब किसी के साथ इस पर चर्चा करूंगा। पर आज की रात नहीं। मैंने किताब को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। अगले दिन मैं रेशमा की खाला के घर गया। सुबह की हल्की धूप थी और दिल में कुछ बेचैनी, मानो कोई आवाज बार बार कह रही हो कि सच को आंखों से देखो। खाला ने मुझे आते ही देखा और बिना देर किए वही सवाल उठा दिया जो पिछले दिनों से बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। रहीम, तुम्हारे बाप शेख सुल्तान के पास जो कुछ था, वो वही हमजाद था क्या? कैसे उन्होंने उसे काबू में किया था? उसका सवाल रोज की बात बन गया था। पहले मैं इसे अफवाह समझकर टाल देता, पर अब खाला की आंखों में जो इरादा था, वो सब कुछ बदल देता था। उसकी आवाज में कोई हल्की सी घबराहट थी, और मैं समझ गया कि ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं, किसी बड़ी तलाश की शुरुआत थी। खाला की बातें सुनकर मन में शक की एक लकीर उठने लगी। क्या ये सब वही लोग तो नहीं जो मेरे पीछे छिपकर किसी मकसद को अंजाम देना चाहते हैं? क्या रेशमा और उसकी खाला सच में वही मासूम सूरत नहीं थी जो मैं देखता आया था? मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठने लगे। मैंने कोशिश की खुद को संभालने की, पर ख्यालों की भीड़ को रोकना मुश्किल था। एक दिन मैं घर से काम के लिए निकला। देर शाम जब मैं घर लौटा तो गेट पर खड़ी एक चीख सी आ रही थी। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़क उठा। जैसे ही मैं गेट के पास रुका, मैंने देखा कि रेशमा अपनी खाला से कह रही थी, आवाज में थोड़ा सा घबराना और दृढ़ता दोनों, मैं कोशिश तो कर रही हूं खाला, पर वो हमें उस किताब के बारे में बताने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि उसके पास कोई किताब नहीं है। मैंने तो पूरे घर की तलाशी ली, कहीं कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं पता मेरी कुर्बानी बेकार तो नहीं जाएगी। खाला के शब्द और तरीके सुनकर मेरी शक्ल पर जैसे कोई पर्दा पड़ गया। क्यों वो दोनों मिलकर मुझे अपने साथी काशिफ के साथ धोखा दे रही थीं? उन दिनों मेरी समझ से परे कई बातें चल रही थीं। रेशमा का व्यवहार, खाला की कोशिशें, सब कुछ अचानक बदले हुए लग रहे थे। और सबसे अजीब बात यह कि मैं, शेख सुल्तान का बेटा, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं करना जानता था, अब ऐसे लोगों की साजिशों का शिकार बन रहा था। खाला ने आगे कहा, आवाज में एक प्रकार का उकसाना, हमें रामजान बाबा ने बताया था कि वो हमजाद काबू करने वाली किताब रहीम के पास है, पर वो कह रहा है कि नहीं है। हमने घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। काशिफ बोल रहा था अगर किताब रहीम के पास नहीं है तो उसे मार डालें, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा कि अगर किताब रहीम के पास ही हुई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो बोलते बोलते बोली, मैंने रास्ते से अपने शौहर को जहर देकर हटा दिया। लोगों ने कहा दिल का दौरा पड़ा या कोई बीमारी ने उठा लिया, पर मैंने उसे जहर देकर मारा। अब और क्या करूं? मैं तो रोज रोज कुछ ना कुछ कर रही हूं ताकि हमें वो किताब मिल जाए। अगर नहीं मिली तो रेशमा, तू रहीम से तलाक ले लेना, कोई ना कोई बहाना बनाना। उसकी ये शब्द मेरे कानों में खनक कर गूंजने लगे। मेरा दिल धड़ धड़ कर उठने लगा। मेरी समझ थम सी गई। क्या ये वही औरत है जो हमेशा प्यार से मुस्कुराती थी?
क्या वही रेशमा जो मेरे लिए खाना देती और मेरी फिक्र में रो देती थी, अब इस तरह से मेरे पीछे छुपकर योजनाएं कर रही थी? ख्यालों की सरसराहट मेरे दिल में आग लगा रही थी। मैंने खुद को रोका, पर कुछ कहना मुश्किल था। मेरी नसों में खून जम गया सा था। मन के अंदर एक अजीब सी ठंड दौड़ी और गुस्सा भी उठाया। मैं सोच रहा था कि कैसे मैंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, कैसे मैंने दूसरों से बदला लेने की भूल भी नहीं की, और अब वे लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मैंने अपने आप से कहा, ये फिर कैसे लोग हैं जो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? मैंने अपने भाइयों को देखा, वे मुझे मेरी जायदाद से बेदखल कर चुके थे। मैंने जब भी उनसे बदला नहीं लिया, और मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। अब ये गलत था कि मैं चुप बैठ जाऊं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस रेशमा की सूरत के पीछे छुपा हुआ साजिशी चेहरा, जिसे मैं पहचान ही नहीं पाया था, उस पे हो रहा था। रात मेरा मन बेकाबू हो गया। मैं बार बार उन्हीं बातों को दोहराता। खाला ने कहा कि रमजान बाबा ने बताया था कि किताब शेख सुल्तान के सबसे छोटे बेटे के पास है, पर क्या पता वो किताब किसी और के पास हो। खाला जोर देकर कह रही थी कि बाबा कभी गलत नहीं बताते। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर की नफरत बढ़ने लगी। पहले तो मैं रेशमा के प्रति प्यार महसूस करता था, वो मेरी पत्नी थी, पर अब जो मैंने देखा, खाला और रेशमा की वो झूठी मुस्कान, उनकी चुपके चुपके की चालें, मेरा दिल बदल गया था। मेरा मन अब उनके साथ रहना नहीं चाहता था। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा था। मैंने कभी बदला नहीं लिया, भले ही मेरे भाइयों ने मुझे बेदखल कर दिया हो। पर लोग कैसे इतने बदल जाते हैं? कैसे वही हाथ जो पहले मेरे सिर पर प्यार से होता था, अब मेरे खिलाफ साजिश कर सकता है? मैंने महसूस किया कि मुझमें अब रेशमा के लिए कोई मोहब्बत नहीं रही। उसकी हर मुस्कान अब मुझे छल और धोखे की याद दिलाती। हर उसकी बात अब साजिश की गूंज लगती। और सबसे दर्दनाक यह है कि मेरी पत्नी, मेरी हमसफर, मेरे खिलाफ एक चाल में शामिल थी। एक शाम में उनकी बातें छुपकर सुनता रहा। खाला और रेशमा की साजिशें, काशिफ का नाम बार बार लिया जाना और जायदाद की मंशा, ये सब मेरे कानों में गूंजन करने लगे। मुझे रेशमा से नफरत होने लगी थी। आगे की कहानी जारी रहेगी। देखिए अगले भाग। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।